उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस। उपयोगिता माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे हमें जानना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। इसको इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं और ये बेसिक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसे हम आज पढ़ेंगे और इसमें हमें पढ़ना है। एक तो मीनिंग समझेंगे, उपयोगिता का मीनिंग इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या होता है, और उपयोगिता की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को देखना है, उपयोगिता की माप कैसे हैं होते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। और लास्ट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये चीजें हमने देखनी है। तो एक जल्दी से हम शुरू करते हैं। अर्थ, मीनिंग क्या है उपयोगिता का? तो कोई व्यक्ति किसी वस्तु की मांग इसीलिए करता है क्योंकि उस वस्तु में उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। यह क्षमता ही उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। बहुत ही संक्षेप में और सटीक ये परिभाषा है, अर्थ है कि कोई वस्तु की मांग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि उस वस्तु में हमारी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है। जैसे हम कपड़े की मांग करते हैं तो कपड़े के अंदर क्षमता है कि हमारे शरीर को ढक सकता है, धूल से और ठंड से हमें बचा सकता है। हम जूता इसलिए पहनते हैं क्योंकि जूते में क्षमता है कि हमारे पैरों को पत्थरों से, कंकड़ पत्थरों से, कांटों से आ, बचा सकता है। इसलिए हम जूते की मांग करते हैं। तो कोई भी वस्तु हम इसलिए मांगते हैं, इसीलिए क्रय करते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता पाई जाती है और वह क्षमता ही उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। अब ये उपयोगिता को हम कैसे मेजर करें? उपयोगिता कितना मिल रहा है हमें किसी वस्तु से? हम एक केला खाए खरीद के तो हमें कितना उपयोगिता मिला? इसमें अर्थशास्त्रियों का मतभेद रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है, खासकर क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अ, उपयोगिता को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 के रूप में, न्यूमेरिकल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जबकि कुछ का मानना है कि हम इसे संख्या में व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि यह एक अनुभूति है, अनुभव है। हमने केला खाया, हम नहीं बता सकते हैं कि हमें कितनी उपयोगिता मिली। तो इसलिए हिग्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हम इसको संख्या में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, क्रम में व्यक्त कर सकते हैं। क्रम के अनुसार हम व्यक्त कर सकते हैं, क्रमबद्ध कर सकते हैं कि हमें एक इकाई से इतनी उपयोगिता मिली, दूसरी इकाई से कम मिली, तीसरी इकाई से और कम मिली, या हमें मोबाइल से ज्यादा उपयोगिता मिलती है, टैबलेट से कम उपयोगिता मिलती है। तो इस तरह से वो क्रमबद्ध कर सकता है। ये नहीं बता सकता है कि 100, 50, 80, 90 इस तरह से हमें उपयोगिता मिली। तो ये दो तरह के विरोधी विचार हमें यहाँ पे मिलते हैं अध्ययन करने के लिए। अब उपयोगिता का पहला है संख्यात्मक माप, जिसको संख्या में व्यक्त किया गया उसको हम कहते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। ठीक है। और जिसको संख्या में व्यक्त नहीं किया गया, जिसे क्रम में व्यक्त किया गया, जिसको कहा गया कि साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस केवल हम दे सकते हैं, उसको कहा गया ऑर्डिनल मेजरमेंट। हम उसको ऑर्डर्ड कर सकते हैं कि एक इकाई से हमें इतनी उपयोगिता मिली, दूसरी इकाई से हमें कम मिली, ऐसे हम बता सकते हैं। और उसको संख्या में कि 2, 4, 6 मिला, 10 मिला, कितना मिला, इसको हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो जो कार्डिनल मेजरमेंट करने वाले अर्थशास्त्री थे वो क्लासिकल अर्थशास्त्री से थे और उन्होंने कहा कि हम इसको यूटिल के रूप में 2, 4, 6, 8 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री जो कहते थे कि हम संख्या में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम क्रमबद्ध कर सकते हैं, श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कम ज्यादा के रूप में। उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट या क्रमवाचक माप उपयोगिता का। ठीक है। तो ऐसे में संतुष्टि के उच्च या निम्न स्तर के रूप में तुलना की जा सकती है। केवल हम तुलना कर सकते हैं कि ज्यादा मिल रहा, कम मिल रहा है। जैसे पंखे से कम मिल रहा है, कूलर से ज्यादा मिल रहा है, उससे ज्यादा एसी से मिल रहा है हमें उपयोगिता। ये हम केवल ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। तो संख्या के रूप में जो उपयोगिता का माप किया जिन्होंने,
उनमें सबसे पहला नाम आता है अल्फ्रेड मार्शल का। मार्शल ने इसका प्रतिपादन किया। और क्रमबद्ध या श्रेणीबद्ध रूप में जो अवधारणा देखने को मिलता है वो हिग्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो संख्यात्मक उपयोगिता की अवधारणा अवास्तविक मानी जाती है इसीलिए क्योंकि हम संख्या में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जबकि श्रेणीबद्ध या क्रमवाचक उपयोगिता की धारणा ज्यादा हमें वास्तविक लगती है। तो इस प्रकार हम दो भागों में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। एक तो उपयोगिता, संख्यात्मक उपयोगिता का माप जिसे मार्शल ने दिया, और इसे मार्शल का सम सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और दूसरा है उपयोगिता का क्रमवाचक माप, इसे हिग्स एलन का अधिमान वक्र भी कहा जाता है। उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से जब हम उपभोक्ता के संतुष्टि का अध्ययन करते हैं तब हम उसको कहते हैं क्रमवाचक माप या अधिमान वक्र विश्लेषण। ये हम आगे देखेंगे क्या होगा। अभी देखते हैं उपयोगिता का संख्यात्मक माप क्या कहता है। तो उपयोगिता का संख्यात्मक माप क्या कहता है? ये कहता है कि कार्डिनल मेजरमेंट हम कर सकते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मतलब उपयोगिता का संख्यात्मक माप हम कर सकते हैं। और इस तरह के मानने वालों को क्लासिकल अर्थशास्त्री थे जो इस तरह के विचार को मानते थे, और उनमें भी मार्शल अग्रणी थे। उन्होंने कहा कि जैसे हम किसी व्यक्ति के ऊंचाई को नाप सकते हैं संख्या में, वजन को बता सकते हैं कितना वजन है संख्या में, इसी प्रकार से हम किसी वस्तु के उपयोगिता को भी हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। मार्शल ने यह कहा कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होने के बावजूद भी मुद्रा के द्वारा नापी जा सकती है। ये है, मुद्रा के द्वारा हम उसको नाप सकते हैं। मीन्स कि हम किसी वस्तु को जितने मूल्य में खरीदते हैं, जैसे हमने जूते खरीदे 1,000 रुपए के, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 1,000 रुपए के बराबर उपयोगिता हमें मिल रही है। अन्यथा हम क्यों देते हैं उसके लिए 1,000 रुपए? तो 1,000 के बराबर हमें उपयोगिता मिली। और मेन इसका मुख्य बात ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति, स्थान और समय बदलने पर उपयोगिता बदल जाती है। ऐसा नहीं कि मुझे उस जूते से 1,000 रुपए का उपयोगिता मिल रही है तो सबको 1,000 रुपए की उपयोगिता मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसको नहीं मिलेगी वो नहीं लेगा। जिसको मान लो 500 रुपए के बराबर उसको उपयोगिता मिल रही है तो 1,000 नहीं देगा। तो कम से कम 1,000 देकर उस जूते को खरीदने के लिए 1,000 अथवा उससे अधिक की उपयोगिता उस व्यक्ति को मिलनी जरूरी है, तभी वो उस वस्तु को क्रय करेगा। तो यदि हम एक उदाहरण लें, यहाँ पे उदाहरण से समझाया जाता है कि एक गिलास दूध के लिए 20 रुपए देने को यदि कोई तैयार हो जा रहा है तो इसका मतलब कि 1,000 दूध की उपयोगिता 20 रुपए के बराबर है। इसी को उन्होंने कहा कि हम संख्या के रूप में बता सकते हैं, क्योंकि हम उसको लिए मूल्य दे रहे हैं, कीमत चुका रहे हैं। वह कीमत ही संख्या के रूप में उस वस्तु की उपयोगिता को व्यक्त करेगा। मार्शल द्वारा बताई गई उपयोगिता के माप की इस विधि को संख्यात्मक विधि कहते हैं। ठीक, तो इस विधि के अनुसार किसी वस्तु के से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को 10, 15, 20, 50 संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे रोटी की पहली इकाई है तो 25, पहली इकाई से 25, और दूसरी दूसरी इकाई, यहाँ इकाई लिख लेना, इकाई लड़ाई हो गया, इकाई से 15 तथा तीसरी से 10 के बराबर उपयोगिता मिल सकती है। यह किसका मानना था? तो आ, मार्शल का मानना था, यानी कि संख्यात्मक विचारधारा का मानना था। हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा जो प्रकार है उसका क्या कहना है। तो उपयोगिता के क्रमवाचक माप, इसमें उपयोगिता के क्रमवाचक माप का अध्ययन किया गया और ये बताया गया कि नहीं, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री से थे उन्होंने कहा कि उपयोगिता का संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उपयोगिता को। तो इसको हिग्स, एलन और सैमुअल्सन, ये तीन मुख्य रूप से अर्थशास्त्रियों ने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है कि हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि हम एक रोटी खा रहे हैं या हम एक मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हमें उससे 1,000 के बराबर उपयोगिता मिली कि 2,000 के बराबर उपयोगिता मिली या 50,000 के बराबर उपयोगिता मिली? ये बिल्कुल गलत बात है। और जो उपयोगिता है वो एक मनोवैज्ञानिक अनुभव है, व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव एक विचार है, न कि ऑब्जेक्टिव है। यह वस्तुनिष्ठ नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ है। ठीक है, तो इसलिए उनका ये कहना था कि हम, मनुष्य केवल अनुभव कर सकता है,
जैसे एक गिलास पानी पिया या एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पिया, उसे केवल ये बता सकता है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ, बहुत ही ज्यादा उसे एक गिलास पानी से ज्यादा उसे एक कोल्ड ड्रिंक का कैन पीने में संतुष्टि मिली। ये केवल बता सकता है, ये नहीं बता सकता है कि उसे 20 के बराबर 30 के बराबर मिली। और इसीलिए कहा जाता है कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, इनका विचारधारा क्रमवाचक विचारधारा ज्यादा प्रैक्टिकल है बजाय संख्यात्मक माप के। तो उन्होंने ये भी कहा कि वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होगी। जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति अलग अलग है और हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव है। एक ही वस्तु किसी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बिल्कुल हानिकारक हो सकती है, बिल्कुल वो पसंद ना करे। तो इसलिए उसका माप संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति टू व्यक्ति बदलती रहती है, जबकि कीमत हर व्यक्ति के लिए एक होता है। तो इसलिए संख्यात्मक माप रिजेक्ट हो जाता है और यहाँ पे क्रमवाचक माप ज्यादा सटीक बैठता है। तो इन संख्यात्मक माप के दोषों को दूर करने का श्रेय इन अर्थशास्त्रियों को जाता है और इन्होंने क्रमवाचक विधि का इन्होंने पदार्पण किया। इस विधि के अनुसार केवल संतुष्टि या उपयोगिता का स्तर ज्ञात किया जा सकता है कि लेवल ऑफ यूटिलिटी क्या है, उसके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, कितना सेटिस्फाई हो रहा है व्यक्ति उपभोक्ता। इस विधि के अनुसार कहा जा सकता है कि पहली रोटी से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर दूसरी से अधिक रहा या नहीं रहा। कहा जा सकता है संतुष्टि कितनी रही, अधिक रही। तो ये कहा जा सकता है इस प्रकार उपयोगिता की संख्यात्मक विधि एक निरपेक्ष विधि है, जबकि क्रमवाचक एक रिलेटिव कंपेयर किया जा सकता है इसमें कि पहली इकाई से कम मिली, दूसरी इकाई से ज्यादा मिली, इसलिए इसको रिलेटिव विधि कहते हैं और उसको एब्सोल्यूट विधि कहते हैं। किसको? संख्यात्मक माप को। क्रमवाचक विधि के अनुसार संतुष्टि की माप के लिए हिक्स ने अनधिमान वक्र का, या उसी को तटस्थता वक्र भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये अब उपयोगिता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हमें देखना है और इसको देख लेते हैं कि इसमें अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। मुख्य रूप से 3 तरह की अवधारणाएं यहाँ पे दिया गया है और इसको वन बाय वन चेक करते हैं। जैसे पहला है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं? तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता बहुत ही सिंपल है समझना। किसी वस्तु की प्रत्येक इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को यदि हम जोड़ दें तो जितना उपयोगिता प्राप्त होगा वह कुल उपयोगिता कहलाएगा। ठीक है, यानी कि उपभोग की गई समस्त इकाइयों से मिलने वाले उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होगी। दूसरे शब्दों में उपयोगिता क्रिया में पहली इकाई से लेकर अंतिम इकाई तक मिलने वाली उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाएगी। जैसे हम रोटी, पहली रोटी खाए 10 के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरी खाए 20 के बराबर, तीसरी खाए 30 के बराबर उपयोगिता मिली। ठीक है, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कुल उपयोगिता मिल जाएगी। वेरी सिंपल। ठीक है, दूसरा है औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी क्या होती है? यदि कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों की संख्या से भाग दे दें तो हमें औसत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कुल उपयोगिता है उसमें यदि हम इकाइयों से भाग दे दें, जितनी इकाइयां उपभोग की गई उन इकाइयों से भाग दे दें तो हमें एवरेज यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगा। इसे इस सूत्र से दिखाया गया है, ए यू मतलब एवरेज यूटिलिटी इक्वल टू टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ए यू एवरेज यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में भाग दे देंगे नंबर ऑफ यूनिट यूटिलिटी से,
जितनी नंबर ऑफ यूनिट से जितने यूनिट हमने उपभोग किया तो हमें मिल जाएगा औसत उपयोगिता कितनी होगी, वो हम प्राप्त कर लेंगे। और तीसरा है सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? किसी वस्तु की अंतिम इकाई अथवा एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ठीक है। एक अतिरिक्त इकाई से, जैसे हमने 4 रोटियों का उपभोग किया और चौथी रोटी से हमें 5 के बराबर उपयोगिता मिला, तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? 5 होगी। और मान लो 5वीं इकाई का उपभोग किए और उपयोगिता 2 मिली, तो सीमांत उपयोगिता 5वीं इकाई का 2 होगा। यानी कि अंतिम इकाई जो भी होगी उसी की जो उस पर्टिकुलर उस यूनिट से जितना उपयोगिता मिलेगा वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। इसका सूत्र भी दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी MU, शॉर्ट फॉर्म में मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। तो इस संबंध को हम एक टेबल से दिखाने की कोशिश किए हैं कि मान लो कोई कलम की इकाइयां हैं, पेन की इकाइयां हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहली पेन की इकाई से कुल उपयोगिता उसे 8 मिलती है, क्योंकि कुल उपयोगिता 8 मिलती है और वही औसत उपयोगिता होगी, वही सीमांत उपयोगिता होगी। यदि यही इसी एक ही इकाई तक उपभोग होता है तो सीमांत उपयोगिता भी वही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो उपयोगिता उसे मिलती है 5। कुल उपयोगिता कितनी हो गई? तो ये 8 और 5 दोनों जोड़ देंगे, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक है। औसत यूटिलिटी 13 में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 इकाइयां उपभोग हुई हैं, टोटल यूटिलिटी 13 है, तो भाग देंगे तो औसत उपयोगिता मिल जाएगी और सीमांत उपयोगिता 5 रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार कुल उपयोगिता बढ़ती जाएगी, सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। हम देख रहे हैं तीसरी इकाई से फिर एक उपयोगिता मिल रही है और कुल उपयोगिता बढ़कर 14 हो जाएगी, क्योंकि 13 में फिर एक जुड़ जाएगा क्योंकि एक उपयोगिता और आ गया। एवरेज यूटिलिटी वही करेंगे, टोटल यूटिलिटी में हम नंबर यूटिलिटी, यानी टोटल यूटिलिटी 14 है, नंबर यूटिलिटी 3 है, तो 3 से हम 14 में भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा औसत उपयोगिता, और यहाँ सीमांत उपयोगिता 1 होगा। चौथी इकाई से जो उपयोगिता है वो शून्य हो जा रही है, सीमांत उपयोगिता शून्य हो रही है, और इसीलिए कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इस इकाई से मिलने वाली उपयोगिता शून्य है, तो कुल उपयोगिता स्थिर रहेगी 14 पर ही। इसलिए सीमांत उपयोगिता जहाँ शून्य होती है, कुल उपयोगिता वहां अधिकतम होती है, और वहीं उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में होता है, क्योंकि उसके बाद सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी और कुल उपयोगिता फलस्वरूप घटती जाएगी और उपभोक्ता को हानि की स्थिति होगी। इसे वक्र के माध्यम से भी हम दर्शा सकते हैं। जैसे कुल उपयोगिता वक्र को TU वक्र से दिखाया गया है, और इसे सीमांत उपयोगिता वक्र को MU वक्र से दिखाया गया है। और कुल उपयोगिता वक्र ई बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई पर है, जो 0 से शुरू होकर और ई बिंदु से होता हुआ फिर ई बिंदु के बाद घटने लगता है, गिरने लगता है। सीमांत उपयोगिता ई बिंदु पर टोटल यूटिलिटी ई बिंदु पर अधिकतम होती है, बढ़ते बढ़ते ई बिंदु पर सर्वाधिक जाएगी, क्योंकि कुल उपयोगिता वाई अक्ष पे दिखाई गई है, तो ई बिंदु पे सर्वाधिक जाएगी। और ई बिंदु पे जहां अधिकतम कुल उपयोगिता रहेगी वहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि सीमांत उपयोगिता 5 इकाई पे सीमांत उपयोगिता शून्य है। और कुल उपयोगिता जब 0 से बढ़ना शुरू होती है तो F बिंदु पर जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से F बिंदु तक, यानी दूसरी इकाई तक सीमांत उपयोगिता बढ़ सकती है। तो दूसरी इकाई तक तो सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, जो निचले वाले चित्र के भाग में दिखाया गया है, इस वाई अक्ष पे सीमांत उपयोगिता दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है कि इस मान लो इसको हम S बिंदु मान लें,
तो एस बिंदु तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, दूसरी इकाई तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है और उसके बाद लगातार गिरती है। तो यहां तक सीमांत उपयोगिता, क्योंकि टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है, और एफ बिंदु के बाद इसका स्लोप घटने लगता है टोटल यूटिलिटी कर्व का, तो इसलिए इसको नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। एफ पर स्लोप गिरना शुरू कर देता है एफ के बाद, तो और इसके बाद टोटल यूटिलिटी ई बिंदु पर जाकर अधिकतम हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता पांचवी इकाई तक सर्वाधिक संतुष्टि की स्थिति में होगा। पांचवी इकाई के बाद उसकी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता निगेटिव हो जाएगी और कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाएगी, जो कि चित्र में स्पष्ट किया गया है। आगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। ये जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करोगे, पहली रोटी से बहुत ज्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी, दूसरी से थोड़ा कम मिलेगी, तीसरे से और कम मिलेगी, चौथी से और कम मिलेगी, और पांचवी से हो सकता है कि यूटिलिटी जीरो हो जाए। तो इस पे ये निकाला गया कि ये साइकोलॉजिकल भी पाया गया अनुभव के आधार पर कि व्यक्ति को जैसे जैसे एक ही वस्तु दिया जाए, जैसे आपको एक ही प्रकार के वस्तु देता है, एक ही कपड़ा, एक ही टी शर्ट आपको देते जाए, तो एक समय आएगा कि आप कहोगे कि अब नहीं चाहिए इस टी शर्ट से, मैं मेरा मन भर गया, फेंकने लगोगे। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उस वस्तु से आपका मन भरने लगेगा जल्दी और आप उसे रिजेक्ट करने लगोगे, उससे दूर भागने लगोगे। तो ये कहते हैं इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि किसी वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो उपभोक्ता के लिए घटती जा रही है, यानी कि उसकी रुचि उसमें घटती जा रही है। तो इसको दिया किसने था, इसका कंसेप्ट किसको आया था, किसके दिमाग में आया? तो ये सबसे पहले गॉसन, एक अर्थशास्त्री से, फ्रेंच अर्थशास्त्री थे गॉसन, प्रोफेसर गॉसन ने इसका इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसलिए इनको इसका इनका प्रथम ये नियम था, इसलिए गॉसन का प्रथम नियम भी इसे कहा जाता है। बाद में मार्शल ने इसे इसका समर्थन किया और इसको और थोड़ा इसमें परिष्कार किया। तो मार्शल ने ये कहा कि अन्य बातों के समान रहने पर व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने लगे, तो उपयोगिता प्राप्त जो होती है वो वस्तु की मात्रा के प्रति इकाई के साथ घटती जाती है। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे उसके पास उस खास वस्तु की का स्टॉक बढ़ता जाएगा, उससे मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इन्होंने समझाने की कोशिश किया। उत्तरोत्तर इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, ये रेड कलर में यहाँ पे लिखा गया है, उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। मार्शल की इस नियम की परिभाषा को से स्पष्ट होता है कि उपभोग प्रारंभ के बाद कुछ समय तक सीमांत उपयोगिता में वृद्धि हो सकती है। जैसे अभी हमने पिछले चित्र में देखा, दूसरी इकाई तक बढ़ रहा था, उसके बाद निश्चित रूप से घटता ही है, सीमांत उपयोगिता घटता ही है। बोल्डिंग ने इसको थोड़ा परिभाषित करने का कोशिश किया है कि जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, तो अधिक उपभोग में लाई जाने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंत में निश्चित ही घटेगी, आवश्यक रूप से उसको घटना ही है। सीमांत उपयोगिता में ह्रास के कारण क्या है, क्यों घटता है ये? तो पहला तो है मनोवैज्ञानिक आधार, सबसे बड़ा आधार है कि हर व्यक्ति का मन भरता है किसी एक ही वस्तु को। आपको रोज भिंडी खिलाया जाए तो आप थाली पटकने लगेंगे, तो एक ही वस्तु भले शुरू में बहुत अच्छी लगे, लेकिन बाद में आपको बहुत खराब लगने लगेगी जैसे ही उसकी मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद नंबर 2 है, प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि की संभावना है। कोई भी आवश्यकता है उसको पूरी करने की संभावना है। और थर्ड है, वस्तुओं का परस्पर स्थानापन्न का अभाव। पूर्ण स्थानापन्न यहाँ पे लिख दें तो और सही हो जाएगा, परस्पर पूर्ण स्थानापन्न का अभाव है। पूरी तरह से कोई स्थानापन्न वस्तुएं नहीं है। कॉफी की जगह चाय
पूरी तरह से नहीं ले सकती है। मटन की जगह मुर्गा या चिकन पूरी तरह से नहीं ले सकता है। तो इसलिए पूर्ण स्थानापन्न का अभाव होता है, इसलिए भी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, नहीं तो व्यक्ति वस्तु चेंज कर लेगा और सीमांत उपयोगिता को बढ़ा देगा। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।